वेलकम टू अवर चैनल इंजीनियर सारा। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं व्हाट इज ओम्स लॉ। ओम्स लॉ को अदर टर्म्स में हम बोलते हैं अ रिलेशन बिटवीन V एंड I मींस वोल्टेज एंड करंट। तो V और I के बीच के रिलेशन को हम ओम्स लॉ भी कहते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और आप देख रहे हैं कि बोर्ड पे हमने एक कंडक्टर लिया हुआ है। इस कंडक्टर में हमने एक सेल कनेक्ट कर दी है जिसकी वोल्टेज है V और इस कंडक्टर में I करंट फ्लो कर रहा है। अब अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हम ये कहते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस टू एंड्स ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर। ये जो साइन होता है ये कहलाता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब इसका मतलब क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि अगर हम वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे तो करंट भी इंक्रीज होगा, अगर हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो करंट भी इंक्रीज होगा, या अगर करंट इंक्रीज होगा तो हम कहेंगे वहां पर वोल्टेज बढ़ा होगा, इंक्रीज हुआ होगा। तो ये कहलाता है आपका ओम्स लॉ। कुछ स्टूडेंट्स इस रिलेशन को ओम्स लॉ ले लेते हैं। तो अभी ये जो रिलेशन है इसको हम यूज कर लेते हैं बाय ओम्स लॉ लिख के V इक्वल टू आई आर। लेकिन जो एक्चुअली में ओम्स लॉ होता है वो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अभी मैं इस पर भी आता हूं। तो चलिए पहले हम इस रिलेशन को समझ लेते हैं कि वोल्टेज बढ़ाने से करंट कैसे बढ़ता है। तो आपने देखा होगा कि जो एक टीवी रिमोट होता है तो उसमें बहुत कम करंट चाहिए होता है, तो उसमें हम एक पेंसिल सेल लगा देते हैं। अब पेंसिल सेल की जो वोल्टेज होती है वो बहुत कम होती है, तो उसके अकॉर्डिंग उसमें जो करंट हमें मिलेगा वो बहुत कम होगा। अब मान लीजिए हमें एयर कंडीशनर चलाना है, तो एयर कंडीशनर चलाने के लिए हमें ज्यादा वोल्टेज की जरूरत पड़ेगी। तो हम वहां पर जो हमारे घर में सप्लाई आ रही है 220 वोल्ट की वो यूज करते हैं। अब एयर कंडीशनर को ज्यादा करंट चाहिए तो हम वहां पर ज्यादा वोल्टेज दे रहे हैं। तो बिल्कुल आप थोड़ा सा प्रैक्टिकली एक चीज समझ सकते हैं कि जरूरी नहीं है कि आप इस रिलेशन को वैसे ही समझे कि जैसा यहाँ पे लिखा है कि ये इंक्रीज हो रहा है और ये इंक्रीज होगा। उसको आप थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझिए। फिजिक्स में क्या देखते हैं कि जो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन होता है उसको हम हटाते हैं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है। तो आप देख रहे हैं साइन को अगर हम यहाँ पर हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा R इंटू आई। R यहाँ पर क्या कहलाता है? R यहाँ पर कहलाएगा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। और इसको हम इस चैप्टर में क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस कहते हैं। ये अब हम समझते हैं कि व्हाट इज रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस की डेफिनेशन होती है it is the property of conductor which resists the flow of electric current। तो ये होती है इसकी डेफिनेशन। आइए इसको समझते हैं। तो रेजिस्टेंस जो वर्ड होता है अगर उसको हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे लिखा होता है रेजिस्ट। रेजिस्ट की मीनिंग होती है टू अपोज मतलब विरोध करना। तो रेजिस्टेंस की क्या मीनिंग निकलती है कि कोई भी मटेरियल जो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को अपोज करता है उस मटेरियल के अंदर जो प्रॉपर्टी होती है उसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस। अब कोई भी मटेरियल है जिसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट को अपोज करने की एबिलिटी है, अब वो एबिलिटी किसी में ज्यादा होती है किसी में कम होती है। अब इस बात को हम समझते हैं एक एग्जाम्पल से। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है दो मटेरियल्स हैं, एक तो है वुड और एक है कॉपर।
अब आपको अभी तक ये पता है कि जो कॉपर होता है वो कहलाता है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और जो वुड होता है वो कहलाता है बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब ये बात आपको पहले से पता है, और इन दोनों में जो डिफरेंशिएट हम कर पा रहे हैं वो करंट के बेसिस पे कर पा रहे हैं कि जो कॉपर है वो अपने में से ज्यादा करंट को पास होने देता है, और जो वुड है वो अपने में से करंट पास नहीं होने देता। अब ये किस वजह से ऐसा हो रहा है, तो वही चीज हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो रेजिस्टेंस है वो अलग अलग है दोनों का। यहां पर हम ये कह सकते हैं कि जो वुड है वो ऐसा मटेरियल है जो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को ज्यादा अपोज कर रहा है, तो उसका रेजिस्टेंस ज्यादा है। जैसे कि हमें पता है यहाँ पे करंट बिल्कुल कम होगा फ्लो, क्यों? क्योंकि इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, इसकी जो अपोजिशन एबिलिटी है, अपोज करने की जो एबिलिटी है वो ज्यादा है। अब हम देख रहे हैं कॉपर क्या कहलाता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब यहाँ पे करंट ज्यादा फ्लो करता है, तो इसका मतलब यहाँ पर रेजिस्टेंस बहुत बहुत कम होगा। 10th क्लास के अकॉर्डिंग अब आपने इन दोनों मटेरियल्स को डिफरेंशिएट कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ रेजिस्टेंस। पहले हम जानते थे कि भाई जो इलेक्ट्रिक करंट है वो कॉपर में सबसे ज्यादा फ्लो करती है, और जो वुड है उसमें इलेक्ट्रिक करंट बिल्कुल भी फ्लो नहीं करते हैं। अब ये जो डिफरेंस आता है, ये डिफरेंस किसकी वजह से आया? रेजिस्टेंस की वजह से आया। अब रेजिस्टेंस को हम इस रिलेशन को, ये जो हम रिलेशन देख रहे हैं कि यहाँ करंट ज्यादा है और रेजिस्टेंस कम है, इसको हम देखते हैं फॉर्मूले से। तो फॉर्मूला हमारा क्या है? V इक्वल टू आई आर। अब अगर मैं कहता हूं इफ V आपका कांस्टेंट है, V आपका कांस्टेंट है मतलब वोल्टेज आपका चेंज नहीं हो रहा है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? हम इसको लिखेंगे कांस्टेंट इक्वल टू I इंटू आर, और I इक्वल टू हम लिख सकते हैं कांस्टेंट अपॉन आर। तो अब आप देख रहे हैं यहां पर I जो है वो सीधे सीधे किस पे डिपेंड कर रही है? रेजिस्टेंस पे। तो अब आप ये कह सकते हो कि अगर, अब कैसे डिपेंड कर रहा है मैं वो भी बता देता हूं कि I इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है R के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है R के। अब इसका मतलब क्या है इसको समझते हैं। देखिए जैसे आप देख रहे थे यहां पर कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल, साइन आपका वही रहेगा और इसकी मीनिंग होगी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अब आप देख रहे हैं कि यहां पर बिल्कुल अपोजिट रिलेशन होता है कि अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है, रेजिस्टेंस अगर ज्यादा होगा तो वहां पे करंट कम होगी। तो ये जो रिलेशन आप देख रहे हैं, और जैसे कि कॉपर में देख रहे हैं कि कॉपर में जो करंट ज्यादा है तो वहां पर रेजिस्टेंस कम होगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल फिट बैठ रहा है इस रिलेशन में जो हम प्रैक्टिकली देख रहे थे। यहाँ पर देखते हैं कि जो रेजिस्टेंस है उसकी ऐसा यूनिट निकाल लेते हैं। देखिए तो R इक्वल टू होता है V अपॉन आई। तो हमें पता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी यूनिट होती है वोल्ट, जिसको हम V से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो करंट है उसकी यूनिट होती है एम्पियर, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं A से। तो SI यूनिट ऑफ R कहलाएगा वोल्ट पर एम्पियर। वोल्ट पर एम्पियर को हम बोलते हैं ओम, जिसको हम एक ग्रीक लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा। ग्रीक अल्फाबेट्स में इसे हम ओमेगा कहते हैं, और हमारे इस चैप्टर में ये क्या कहलाएगा? ओम कहलाएगा। अब हम यहाँ पर ये देख लेते हैं कि 1 ओम की क्या डेफिनेशन होती है। तो 1 ओम इक्वल टू होगा 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। तो 1 ओम की सिंपल सी डेफिनेशन क्या होगी कि जो कंडक्टर है उसके अक्रॉस अगर 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होगा और जो करंट फ्लो करेगी 1 एम्पियर, तो उसे हम कहते हैं 1 ओम।
अब इसमें कुछ कन्वर्जन फैक्टर होते हैं, उनको भी देख लेते हैं। तो कन्वर्जन फैक्टर कौन कौन से होते हैं? एक होता है 1 किलो ओम, 1 किलो ओम जिसको हम लिखते हैं के ओम इक्वल टू होता है 10⁻³ ओम। तो ये आपका न्यूमेरिकल्स में यूज होगा। और एक होता है 1 मेगा ओम, एम ओम विच इज इक्वल टू 10⁻⁶ ओम। तो ये आपके कन्वर्जन फैक्टर हो गए। तो आई होप आपको ओम्स लॉ समझ आया होगा। इस वीडियो से रिलेटेड जितने भी आपको डाउट्स होंगे वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।